हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम नाइन्थ क्लास का आपका जो चैप्टर है थर्ड नाज़ीवाद और हिटलर का उदय उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। आज हम लास्ट पार्ट पे हैं जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हिटलर ने इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर अपना कंट्रोल किया और जो नाहर सहार जैसे जो करते हुए हैं और उनको किस तरह से अपंग मुक्त जो शब्द दिए गए इस तरह के और उसने अपने मीडिया पे कंट्रोल किया। तो ये हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं कि आम जनता और मानवता के खिलाफ जो अपराध किए हैं हिटलर ने, नाज़ीवाद ने, तो उससे लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही उसके बदले। बहुत सारे लोग नाज़ी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया में नाज़ी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। अब किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। जब ये यहूदी को देखते थे तो और उन्हें केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए कि बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ी ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे और यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। यहूदी कुछ नहीं करेंगे देश के लिए। जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाज़ीवाद का जमकर विरोध उन्होंने किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बन गया। वो बिल्कुल भी ना बोले उसके विषय में और वो सब कुछ देखते रहे। कुछ लोग विरोध के कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने में से डरते थे और डरे भी क्यों ना, क्योंकि लोगों को मार दिया जाता था और वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी म्यूलर ने नाज़ियों का लगातार विरोध किया और उन्होंने पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह से निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं उनका जर्मन की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। विरोध किया म्यूलर ने और उनका जर्मन जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्टापो की दहशतनाक कार्यशैली की कुकर्तों पर निशाना साधते हुए अपनी खामोशी के बारे में मर्मर कुछ लिखा है एक राइटर ने। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेटिक के ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेटिक नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वे यहूदियों को ढूंढने आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा उसके, क्योंकि सबको मार दिया गया। वो बातें यहाँ पे है जो लोग उनके रास्ते में आए सबको। नाज़ी जर्मनी यहूदी क्या महसूस करते हैं इससे बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लट बेराट ने अपनी डायरी के लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। शार्लट बेराट ने जो ने नोट किया अपनी डायरी में और झकझोर देने वाली किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ट्रेम्स, जो कि शार्लट बेराट ने लिखी है। इस किताब में बताया गया कि समय किस तरह खुद यहूदी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ी छवियों को यकीन करने लगे थे। उन्होंने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली यहूदियों जैसी शकल सूरत चाल डाल दिखने लगी थी। तो उन पर ये गहरी सोच है वो असर कर गई थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियाँ और तस्वीरें छपती थी वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी और वे छवियाँ सपनों में भी उनका पीछा नहीं छूटती थी। और बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। वो हिम्मत हार चुके थे, ये बात कहना चाहता है यहाँ पे। नाज़ी तौर तरीक़ों से जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मन से बाहर आ जाने लगी थी, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध ख़त्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। पहले कुछ नहीं अंदाज़ा लगा पाए वो। जर्मन समाज तो मलबे में दबे हुए पराजित राष्ट्र के रूप में दुर्दशा में दुखी था, लेकिन यहूदी भी चाहते कि दुनिया उन भीषण अत्याचार और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली हैं, जो यहूदियों के साथ हुआ है। इन्हें कत्लेआम में महाध्वंस
होलोकॉस्ट भी कहा गया है। जब दमन चक्कर अपने शिखर पर था तो उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया से बता कर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा है, और जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो कुछ दस्तावेज हाथ आए थे उन्हें बचाए रखने के लिए डैमेजा गेट और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। तो उसने जो भी उनके विषय में जो जानकारियाँ थी शायद वो दुनिया को बताना चाहता था, और उसने बता दिया तो उसका पता है कि उसका हर असर क्या होगा, उसको मार दिया जाएगा। उसके बाद उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों में संग्रह बनाए, लेकिन इनके विपरीत जब यह सब यह दिखाई लगा कि युद्ध में नाज़ियों की पराजयता ही है तो नाज़ी नेतृत्व के दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। नाज़ियों ने जब लगा कि अब उनका भी यही हश्र होगा जो यहूदियों के साथ हुआ, तो उन्होंने सारे सबूतों को मिटाना आरंभ कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेख, साहित्य, व्यक्तिचित्रों, डायरी, स्मारकों, संग्रहालयों में महावंश का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि जिन्होंने उन दिनों में प्रतिरोध का सारा साहस दिखाया, और लोगों के लिए यह भी सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। वो चीज़ें हैं यहाँ पे जो ये आपको एक दिखाई दे रहा है। वारसा गेटो निवासियों में दस्तावेज इकट्ठे किए और उन दूध के 3 टिनों में रख दिया, और यह तय दिखाई देने लगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। उन्होंने 1943 में तीनों कनस्तरों को अपनी काल कोठरियों में तहखानों में दबा दिया, और ये कनस्तर 1950 में लोगों के हाथ लगे। तो इसके अंदर जो क्या है, उन्होंने नाज़ियों ने इसमें दबा दिए थे वो सारे दस्तावेज। डेनमार्क ने अपने यहूदियों के चोरी छिपे जर्मनी में निकाल लिया था। इस काम के लिए इस्तेमाल की गई नौकाओं में से एक है। तो बात यहाँ पे है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। गांधी जी ने आके हिटलर को कुछ पत्र ज़रूर लिखे थे जिस तरह का वो करते हैं त्याग कर रहे थे। गांधी जी ने हिटलर को भी अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए आग्रह किया था, लेकिन हिटलर का इन बातों पर कोई असर नहीं पड़ा है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तीसरा। हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में आगे बात करते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।